स्वागत है आपका हमारे एआई रिसर्च चैनल पे। अक्सर जब शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट का जिक्र होता है ना, तो दिमाग में एक बहुत ही जानी पहचानी सी तस्वीर उभरती है। हाँ, वो लाल और हरे रंग के नंबर जो स्क्रीन्स पर बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। बिल्कुल, और लोग फोन पर चिल्ला रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई रातों रात करोड़पति बन गया तो कोई एकदम सड़क पर आ गया। अगर दूर से देखा जाए तो ये किसी तरह का जादू या एक बहुत बड़ा जुआ घर लगता है। ज्यादातर लोग इसे ऐसे ही मानते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या अपनी जमा पूंजी को काम पर लगाने का बस यही एक तरीका है? आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय यही है, और इसके लिए हम बहुत ही बेहतरीन स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही। आज हम एक बेहद क्लासिक किताब का गहन विश्लेषण करने वाले हैं, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि फाइनेंस की दुनिया में एक तरह से बाइबल मानी जाती है। हाँ, और इस चर्चा में हम जेसन ज़्विग की आधुनिक टिप्पणियों और खुद वॉरेन बफेट द्वारा लिखी गई प्रस्तावना को भी शामिल करेंगे, ताकि इसे आज के माहौल में भी समझा जा सके। बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये समझना है कि असल में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट काम कैसे करता है, भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, और सबसे जरूरी बात, लोग अपनी मेहनत की कमाई को भारी नुकसान से कैसे बचाएं। इस चर्चा की शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन रूपरेखा है, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ग्राहम की ये किताब ना कोई रातों रात अमीर कैसे बने वाली गाइड नहीं है। हाँ, इसमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहा जाता है। उन्होंने ये किताब 1949 में लिखी थी। मतलब ग्रेट डिप्रेशन के बाद का समय। एकदम सही, जब दुनिया ने 1929 की भारी आर्थिक मंदी का भयानक रूप देखा था। इसलिए उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि लोग शेयर बाजार के उन मिथकों से बाहर निकलें जो उन्हें दिवालिया कर देते हैं। तो मतलब ये किताब इस बारे में है कि कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से अपनी संपत्ति कैसे बढ़ा सकता है। हाँ, यही इसका मूल विचार है। ये पृष्ठभूमि समझना वाकई अहम है। मंदी का वो डर लोगों के मन में बैठा हुआ था। तो चलिए इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर लोगों को उलझन में डालता है, निवेश और सट्टेबाजी का फर्क। बिल्कुल, आखिर निवेश और सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन के बीच की वो बारीक लकीर क्या है? क्योंकि अगर व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो दोनों ही मामलों में इंसान बाजार में पैसा लगाता है और मुनाफा ही कमाना चाहता है। ये बहुत ही जायज सवाल है, और ग्राहम ने अपनी किताब में इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत ही स्पष्ट और तकनीकी रूप से समझाया है। अच्छा, तो उन्होंने क्या पैमाने तय किए हैं? ग्राहम कहते हैं कि किसी भी वित्तीय गतिविधि को निवेश तभी कहा जा सकता है जब वो 3 कड़े पैमानों पर खरी उतरे। पहला पैमाना है कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी की पूरी और गहन रिसर्च की गई हो। रिसर्च से मतलब सिर्फ ग्राफ या चार्ट देखना तो नहीं होगा? एकदम नहीं। इसका मतलब है कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना, उसके कर्ज और मुनाफे को समझना। दूसरा पैमाना है मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट की सुरक्षा की लगभग गारंटी होना, मतलब पैसा डूबने का खतरा कम से कम हो। हाँ, और तीसरा एक उचित और पर्याप्त रिटर्न मिलना, ना कि किसी जादुई या अवास्तविक मुनाफे की उम्मीद करना। उचित रिटर्न। हाँ, रातों रात पैसा डबल करने वाली स्कीम नहीं। बिल्कुल। ग्राहम बहुत साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि जो भी कदम इन 3 शर्तों को पूरा नहीं करता वो निवेश की श्रेणी में नहीं आता। वो सिर्फ सट्टेबाजी है। 100% वो सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा विरोध करना चाहूंगी। जो बात अक्सर आम बातचीत में कही जाती है, क्या शेयर बाजार मूल रूप से एक बड़ा कसीनो ही नहीं है? ये तुलना बहुत लोग करते हैं। तो जो लोग वहाँ सट्टेबाजी करते हैं वो जुआरी हैं। उनका पैसा दाव पर होता है और हारने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन जो समझदार निवेशक हैं, क्या वो खुद उस कसीनो के मालिक की तरह काम नहीं करते जिनके पक्ष में हमेशा जीतने के अवसर या ऑड्स होते हैं? ये तुलना दरअसल बहुत सटीक है। कसीनो का मालिक कभी भी भाग्य या किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। वो अपना गणित पक्का रखता है। बिल्कुल, उसका पूरा व्यवसाय गणित, सांख्यिकी और संभावनाओं की ठोस बुनियाद पर टिका होता है। जबकि सट्टेबाज शेयर बाजार में ये सोचकर पैसा लगाता है कि कोई और बेवकूफ आकर उससे भी ज्यादा कीमत देकर वो शेयर खरीद लेगा, जिसे शायद ग्रेटर फूल थियोरी कहते हैं। हाँ, एकदम सही, ग्रेटर फूल थियोरी। लेकिन एक असली निवेशक कंपनी की कमाई और उसके असली मूल्य को देखता है। और जब बात सट्टेबाजी के लालच की आती है ना,
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इस जाल में फंस सकते हैं। अच्छा, कोई खास उदाहरण है इसका? सर आइजैक न्यूटन का ऐतिहासिक किस्सा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। अरे वही न्यूटन, हाँ जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। हाँ, वही न्यूटन। एक वैज्ञानिक का शेयर बाजार से क्या लेना देना? यही तो इस किस्से की सबसे दिलचस्प बात है। 1720 के दशक की बात है। इंग्लैंड में साउथ सी कंपनी नाम की कंपनी के शेयर्स बहुत तेजी से आसमान छू रहे थे। एक बुलबुला बन रहा था। हाँ, न्यूटन ने शुरुआत में उसमें थोड़ा पैसा लगाया, कुछ मुनाफा कमाया और समझदारी दिखाते हुए बाजार से बाहर निकल गए। ये तो एक अच्छे निवेशक की निशानी है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के लोग, उनके दोस्त उस कंपनी में पैसा लगाकर बिना कुछ किए रातों रात अमीर हो रहे हैं। ओहो, वो जो कुछ छूट जाने का डर होता है, जिसे फोमो कहते हैं। बिल्कुल, वो फोमो न्यूटन जैसे जीनियस पर भी हावी होना शुरू हो गया। वे खुद को रोक नहीं पाए और जब उस शेयर की कीमत अपने एकदम चरम पर थी, तब उन्होंने बहुत बड़ी रकम वापस उस कंपनी में लगा दी। बाप रे! और फिर वही हुआ होगा जो हर वित्तीय बुलबुले के साथ होता है। हाँ, वो बुलबुला बुरी तरह फूटा। न्यूटन ने उस क्रैश में लगभग 20,000 पाउंड गंवा दिए। 20,000 पाउंड उस जमाने में? हाँ, जिसकी कीमत आज के समय में लाखों डॉलर के बराबर आंकी जाती है। अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई खोने के बाद उन्होंने एक बहुत ही मशहूर और कड़वी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं आकाशीय पिंडों की गति तो नाप सकता हूँ, लेकिन लोगों का पागलपन नहीं। उफ, इस कहानी का जो सार निकल कर आता है वो बहुत ही गहरा है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए आईक्यू यानी बौद्धिक क्षमता से कहीं ज्यादा भावनात्मक अनुशासन की जरूरत होती है। हाँ, इमोशनल डिसिप्लिन। न्यूटन कितने भी बड़े गणितज्ञ या वैज्ञानिक क्यों न रहे हों, भीड़ के लालच और भावनाओं के आगे उनका सारा गणित धरा का धरा रह गया। सही कहा। अनुशासन और अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही वो प्रमुख चीज है जो एक दीर्घकालिक निवेशक को एक पल भर के सट्टेबाज से अलग करती है। चलिए, न्यूटन की इस कहानी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग भी भावनाओं में बहकर अपना नुकसान कर बैठते हैं, तो एक आम इंसान खुद को कैसे बचाए? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। क्योंकि जब ये साफ हो गया है कि हमें सट्टेबाजी नहीं करनी है और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति को किस तरह का निवेशक बनना चाहिए? इस पर ग्रैहम का नजरिया बहुत साफ है। अक्सर किताबों और आर्टिकल्स में मैंने एक पुराना नियम पढ़ा है कि अपनी उम्र को 100 में से घटा दें और जो नंबर आए उतना प्रतिशत पैसा शेयर बाजार में लगा दें। क्या ग्राहम इस बात से सहमत हैं? ग्रैहम इस तरह के किसी भी उम्र वाले फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर देते हैं। अच्छा, उम्र का कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। उनके अनुसार निवेश की रणनीति किसी की उम्र से तय नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति बाजार को समझने के लिए कितना समय दे सकता है और कितनी बौद्धिक मेहनत कर सकता है। यानी आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं। हाँ, इसी आधार पर ग्राहम ने निवेशकों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। रक्षात्मक निवेशक यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर और उद्यमी निवेशक यानी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेशकों की जो बात की है, जहां तक मैं समझती हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अपना दिन भर का काम या नौकरी छोड़कर रोज स्क्रीन्स नहीं घूर सकते। सही कहा। जिन्हें बस शांति और सादगी चाहिए। तो क्या ऐसे लोगों के लिए शेयर बाजार में सच में कोई सुरक्षित जगह है? निश्चित रूप से है। रक्षात्मक निवेशक वो है जो स्वीकार करता है कि उसके पास कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने या बाजार का रोजाना विश्लेषण करने का समय नहीं है। और शायद वो बहुत ज्यादा जोखिम भी नहीं लेना चाहता। हाँ, बिल्कुल। ऐसे निवेशकों के लिए ग्राहम की सलाह बहुत स्पष्ट है। उन्हें अपने निवेश को एक सख्त अनुपात में बांट कर रखना चाहिए। कैसा अनुपात? एक क्लासिक तरीका है 50% पैसा स्टॉक्स में और 50% पैसा सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या आती है। अगर रक्षात्मक निवेशक के पास कंपनियों पर रिसर्च करने का समय ही नहीं है, तो वो ये कैसे तय करेगा कि उसे कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए? और यहीं पर जेसन ज़्विग की आधुनिक टिप्पणी बहुत काम आती है। ग्राहम के दौर में ये मुश्किल था, लेकिन आज के समय में ऐसे निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड सबसे बेहतरीन और असरदार हथियार हैं। इंडेक्स फंड्स? ये कैसे काम करते हैं? इसका काम करने का तरीका बहुत ही सीधा है। ये किसी एक कंपनी पर दांव लगाने के बजाय पूरे बाजार या बाजार की शीर्ष कंपनियों के एक समूह में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। यानी अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें, तो इंडेक्स फंड्स असल में गलत कंपनी चुनने के जोखिम को
पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर कोई एक कंपनी डूब भी जाए तो बाजार की बाकी 49 कंपनियां उस नुकसान की भरपाई कर देती हैं। निवेशक को किसी एक सीईओ की गलती का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। एकदम सही विश्लेषण है। इसमें किसी विशेष कुशलता की जरूरत नहीं है, बस लंबे समय तक बने रहने का धैर्य चाहिए। और दूसरी श्रेणी कौन सी थी? दूसरी श्रेणी है उद्यमी निवेशक या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो बाजार में गहराई तक उतरते हैं, एकदम फुल टाइम। हाँ, उद्यमी निवेशक वो होता है जो शेयर बाजार को एक व्यवसाय की तरह लेता है। वो कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ता है, मैनेजमेंट के फैसलों पर नजर रखता है और बहुत गहन रिसर्च करता है। मतलब ये बहुत मेहनत का काम है। बहुत ज्यादा। उसका मुख्य काम होता है बाजार की घबराहट या मंदी का फायदा उठाकर उन कंपनियों को खोजना जो अपनी असली कीमत से बहुत सस्ते में मिल रही हों। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा। जी बिल्कुल, पूछिए। क्या कोई व्यक्ति इन दोनों के बीच का रास्ता नहीं अपना सकता? मेरा मतलब है, आज के समय में इंटरनेट पर हर जगह इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है। हाँ, जानकारी तो बहुत है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दिन में सिर्फ 1 घंटा निकाले, कुछ फाइनेंशियल मैगजीन्स पढ़ लें, कुछ बिजनेस न्यूज चैनल्स देख लें और बाजार से मोटा पैसा बना ले? एकदम रक्षात्मक भी नहीं और एकदम फुल टाइम उद्यमी भी नहीं। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और ज्यादातर लोग यही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की इस पर जो चेतावनी है वो बहुत सख्त और ध्यान देने लायक है। उन्होंने क्या चेतावनी दी है? ग्राम कहते हैं कि आधा व्यापारी या हाफ अ बिजनेसमैन बनना निवेश की दुनिया में सबसे खतरनाक स्थिति है। आधा व्यापारी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई आधी अधूरी जानकारी, कुछ अखबारी खबरों या टीवी की सलाह के आधार पर बाजार में उतरेगा और ये सोचेगा कि वो उन पेशेवर लोगों को हरा देगा जो दिन के 12 घंटे यही काम कर रहे हैं, तो उसका नुकसान होना पक्का है। 100%। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंटरनेट पर कुछ वीडियो देखकर खुद को आधा डॉक्टर मान ले और किसी की सर्जरी करने चला जाए। बाप रे, परिणाम विनाशकारी ही होगा। बिल्कुल। निवेश में ग्रहण कहते हैं कि या तो आप पूरी तरह से रक्षात्मक बने, ये मान लें कि आपके पास समय नहीं है और आप इंडेक्स फंड्स के जरिए एक औसत लेकिन सुरक्षित रिटर्न से खुश रहेंगे। और दूसरा विकल्प? या फिर आप पूरी लगन के साथ उद्यमी बने और इसे अपना पूरा समय दें। बीच का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी चेतावनी है। तो चलिए इस चर्चा के अगले और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर मार्केट। हाँ, चाहे कोई इंडेक्स फंड्स में निवेश करने वाला रक्षात्मक निवेशक हो या कंपनियों के गहराई में जाने वाला उद्यमी, उसका सबसे बड़ा दुश्मन शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। हाँ, और ग्राहम ने इस मानवीय मनोविज्ञान को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक घड़ा है, मिस्टर मार्केट की कहानी। मिस्टर मार्केट की कहानी पूरी फाइनेंस की दुनिया में सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक है। ग्राहम समझाते हैं कि मान लीजिए किसी निवेशक का एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ठीक है। ये पार्टनर हर दिन दरवाजे पर आता है और एक नई कीमत बताता है जिस पर वो या तो अपना आधा हिस्सा बेचने को तैयार है या फिर निवेशक का हिस्सा खरीदने को तैयार है। लेकिन इस पार्टनर के साथ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है ना, ये दिमागी तौर पर बहुत अस्थिर है। यही तो इस रूपक की जान है। मिस्टर मार्केट अत्यधिक भावुक है। जब अर्थव्यवस्था में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो वो भयंकर उत्साह में आ जाता है, एकदम मेनिया जैसी स्थिति। हाँ, उसे लगता है कि भविष्य में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और उस उत्साह में वो हिस्सेदारी के लिए बहुत ऊंचे और बेतुके दाम देने को तैयार हो जाता है। और जब बुरी खबर आती है तो तब वो बहुत गहरी निराशा या डिप्रेशन में डूब जाता है। उसे लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा और तब वो अपना हिस्सा कौड़ियों के भाव बेचने की पेशकश करता है। और मजे की बात यह है कि असल में उस बिजनेस की कमाई या उसकी जमीनी हकीकत में रातों रात कोई बदलाव नहीं आया होता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ मिस्टर मार्केट का मूड बदला है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आज का जो वित्तीय मीडिया है या जो ब्रोकर्स हैं, वो तो इस मिस्टर मार्केट की मूड को और भड़काते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। जब वॉल स्ट्रीट या शेयर बाजार बंद होता है तो अक्सर टीवी पर दिखाते हैं कि ब्रोकर्स जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। क्या वो इसलिए खुश होते हैं कि निवेशकों ने आज बहुत मुनाफा कमाया? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। ज़ुइक की टिप्पणी इस पर बहुत स्पष्ट है। ब्रोकर्स और बाजार के बिचौलिए इसलिए खुश नहीं होते कि निवेशकों की संपत्ति बढ़ रही है। तो फिर वो ताली क्यों बजाते हैं? वो इसलिए तालियां बजाते हैं क्योंकि ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है। निवेशक चाहे मुनाफा कमाए या उसे भारी नुकसान उठाना पड़े, जब भी कोई ट्रेड होता है ब्रोकर का कमीशन पक्का होता है। मतलब उन्हें सिर्फ खरीद फरोख्त से मतलब है। हाँ,
पूरी वित्तीय प्रणाली इस तरह से डिजाइन की गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें और बेचें। इसीलिए मिस्टर मार्केट की हर बात मानकर रोज खरीद फरोख्त करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है। मिस्टर मार्केट का रोज का काम ही यही है कि वो उकसाए, डराए या लालच दे। एकदम सही। लेकिन एक समझदार निवेशक की असली परीक्षा यही है कि वो उस रोजाना के शोर को अनसुना कर दे। इस पूरी कहानी का सबक ये है कि बाजार के भाव केवल निवेशक की सुविधा के लिए हैं, ना कि उसे दिशा निर्देश देने के लिए। और जब मिस्टर मार्केट घबराकर अपनी चीजें बहुत सस्ती बेच रहा हो, तब उसे खरीदा जा सकता है। और जब वो उत्साह में पागल होकर बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हो, तब उसे बेचा जा सकता है। और बाकी समय क्या करें? बाकी के ज्यादातर समय एक बुद्धिमान निवेशक के लिए सबसे अच्छा काम यही है कि वो चुपचाप बैठे और कुछ ना करे। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन असल में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमें मिस्टर मार्केट की बातों में नहीं आना है और अगर कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, तो निवेश करते समय खुद को सुरक्षित रखने का तकनीकी तरीका क्या है? इसका जवाब ग्राहम के सबसे शक्तिशाली और अंतिम सिद्धांत में छिपा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का दायरा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर इस पूरी किताब को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो ना, तो वॉरेन बफेट के अनुसार वो शब्द होंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये काम कैसे करता है? ग्राहम के दर्शन में किसी भी शेयर को उसकी असली कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। पर असली दुनिया में किसी शेयर पर 100 रुपए असली कीमत का कोई टैग तो नहीं लगा होता। बाजार तो उसे सिर्फ एक ही कीमत बता रहा होता है। यह आपने बिल्कुल पते की बात कही। तो एक निवेशक को कैसे पता चलेगा कि उसकी असली कीमत क्या है, और ये दायरा कैसे काम करता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कोई जादुई नंबर नहीं है। ये इस बात का अनुमान है कि वो कंपनी भविष्य में कितना नकद या कैश फ्लो कमाएगी, उसके पास कितनी जमीन या एसेट्स हैं और उस पर कितना कर्ज है। ठीक है, एक अनुमान लगाया जाता है। हाँ, मान लीजिए इन सभी चीजों का हिसाब लगाने के बाद ये अनुमान निकलता है कि एक शेयर की असली कीमत 100 रुपये होनी चाहिए। लेकिन चूंकि भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, कोई नया कॉम्पिटिटर आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है कंपनी का मैनेजमेंट कोई गलती कर दे, इसलिए निवेशक उसे 100 रुपये में नहीं खरीदेगा। वो इंतजार करेगा कि मिस्टर मार्केट मंदी के समय वो शेयर 60 रुपये में बेचे। अच्छा, और वो जो 40 रुपए का अंतर है? वही जो 40 रुपये का अंतर है, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यह इंसान के अनुमानों में होने वाली गलतियों को सोख लेता है। वॉरेन बफेट ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक उदाहरण दिया है। एक पुल का उदाहरण। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब इंजीनियर एक पुल का निर्माण करते हैं तो वे उसे 30,000 पाउंड का वजन सहने के लिए डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यातायात के लिए उस पुल पर से सिर्फ 10,000 पाउंड के ट्रक को गुजरने की अनुमति दी जाती है। बिल्कुल। कोई भी समझदार इंजीनियर कभी भी पुल की क्षमता को उसके एकदम किनारे या लिमिट तक टेस्ट नहीं करता। वो एक मार्जिन लेकर चलते हैं। हाँ, वो एक बहुत बड़ा सुरक्षा का दायरा छोड़कर चलते हैं, ताकि अगर कभी गलती से कोई बहुत भारी ट्रक आ भी जाए या पुल के निर्माण में कोई छोटी मोटी खामी रह गई हो, तो भी पुल गिरे नहीं और लोग सुरक्षित रहें। जब वो बाजार में ग्रोथ स्टॉक्स के जाल में फंसते हैं। हाँ, ग्रोथ स्टॉक्स का लालच बहुत बुरा होता है। उन्हें लगता है कि अगर कंपनी भविष्य में बहुत बड़ी होने वाली है तो आज इसकी कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। किताब में 1950 के दशक की एयरलाइंस इंडस्ट्री का एक बहुत ही सटीक और आंखें खोलने वाला उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण वाकई कमाल का है। उस समय हर कोई जानता था कि हवाई यात्रा ही भविष्य है और इसका बहुत तेज विकास होगा। हाँ, और मजे की बात यह है कि निवेशकों का वो अनुमान बिल्कुल सही था। भौतिक रूप से उस इंडस्ट्री ने बहुत शानदार विकास किया। नई नई एयरलाइंस आईं, उड़ानें बढ़ गईं। बिल्कुल, हवाई यात्रा करने वालों की तादाद आसमान छूने लगी। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसका नतीजा क्या निकला? निवेशकों का नुकसान हुआ होगा। बहुत भारी नुकसान। जिन लोगों ने उन एयरलाइंस के स्टॉक्स में उस समय निवेश किया था, उन्हें बहुत भयंकर घाटा उठाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? अगर इंडस्ट्री बढ़ रही थी तो मुनाफा क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यही है कि उन्होंने भविष्य की उस शानदार उम्मीद के लिए आज में ही इतनी ज्यादा कीमत चुका दी थी कि उनके पास कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचा ही नहीं था। मतलब उन्होंने ग्रोथ के लिए पहले ही ओवरपे कर दिया था। हाँ, अगर किसी बहुत अच्छी और मुनाफे वाली चीज के लिए भी जरूरत से बहुत ज्यादा कीमत चुका दी जाए, तो वो गणित के हिसाब से एक बेहद खराब निवेश बन जाता है।
समझ गई। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक कंपनी के शेयर सस्ते में खरीदने तक सीमित नहीं है। इसका असली जादू और ताकत तब सामने आती है जब इसे विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के साथ मिलाया जाता है। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन। इसे एक आसान तरीके से समझने के लिए चलिए कसिनो के रूले गेम का रुख करते हैं। कसिनो का रूले गेम डाइवर्सिफिकेशन समझने के लिए जुए का उदाहरण, यह कैसे काम करता है? मान लीजिए एक रूले के पहिए पर 37 नंबर हैं। अगर कोई खिलाड़ी किसी एक नंबर पर $1 लगाता है और जीत जाता है तो कसिनो उसे $35 देता है। लेकिन उस पहिए पर 37 नंबर हैं, तो हारने की संभावना ज्यादा है ना? बिल्कुल। इसे गणित की भाषा में नेगेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अगर कोई सोचे कि वो हर एक नंबर पर $1 लगाकर अपने दांव को डाइवर्सिफाई कर लेगा तो क्या होगा? वो कुल $37 लगाएगा। हाँ, लेकिन जीतने पर उसे सिर्फ $35 मिलेंगे, यानी वो हर बार $2 हारेगा। ओहो, तो कसिनो में बहुत सारे दांव लगाना सिर्फ नुकसान को पक्का करता है। एकदम सही, क्योंकि वहां नियम और ऑड्स खिलाड़ी के खिलाफ होते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर हम कसिनो के नियम ही बदल दें, अगर जीतने पर 35 की जगह $39 मिलने लगे तो क्या होगा? तब तो दांव लगाने वाले का फायदा होगा। हाँ, तब उसके पास एक पॉजिटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ऐसे में वो जितने ज्यादा नंबरों पर पैसा लगाएगा, उसके जीतने की संभावना उतनी ही पक्की हो जाएगी। शेयर बाजार में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यही काम करता है। मतलब जब हम सस्ते शेयर खरीदते हैं? बिल्कुल। जब कोई निवेशक बहुत सी ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदता है जो अपनी असली कीमत से काफी सस्ती हैं, तो वो रूले के नियमों को अपने पक्ष में कर लेता है। ऐसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ वो जुआरी नहीं रहता, बल्कि वो खुद कसिनो बन जाता है। क्या बात है। अगर एक दो कंपनियां खराब भी निकले तो बाकी मुनाफा दे देंगे। हाँ, बाकी की कंपनियां उसका ओवरऑल मुनाफा सुनिश्चित कर देती हैं। यह एक बहुत ही सशक्त और स्पष्ट तस्वीर है। तो इस पूरे विस्तृत चर्चा का अगर हम निचोड़ निकालें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सफल निवेश कभी भी दूसरों को पछाड़ने, बाजार की रोजाना की उठापटक की भविष्यवाणी करने या रातों रात कोई लॉटरी लगने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से खुद को पहचानने, अपने लालच और डर जैसी भावनाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे कोई मिस्टर मार्केट के उकसाने वाले शोर से खुद को दूर रख सकता है और हर निवेश में अपनी सुरक्षा के दायरे को बनाए रख सकता है। कि 24 घंटे हमारी जेब में है। बिल्कुल। तो क्या तकनीक का ये विस्फोट हमें सच में एक बुद्धिमान निवेशक बना रहा है, या फिर ये तकनीक हमें हर पल मिस्टर मार्केट की बातों में उलझाकर सर आइजैक न्यूटन की तरह उसी भीड़ के पागलपन का शिकार बना रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को निवेश करने से पहले गहराई से विचार करना चाहिए। ठोस योजना बना रहे हैं। इस गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की कुछ काम की जानकारी के साथ।